क्वेश्चन है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ना, वो दूरी तय कर रहा है। और कितनी दूरी तय कर रहा है? 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चाल भी दी हुई है कि उस व्यक्ति की चाल कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होगा कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है? 7 किलोमीटर है, तो हम 7 लिखेंगे। चाल भी तो आपको पता है ना कि स्पीड कितनी है, यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। लेकिन ये समय है और समय यहाँ पर किस में आएगा? घंटे में आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो चाल है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो ये समय आएगा वो घंटे में आएगा। और ये कितना समय आ गया है? आधा घंटा आ गया है। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। तो आपको ये समझ में आ गया है कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और चाल यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय तो यहाँ पर 30 मिनट का लगेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। व्यक्ति जो है ना, प्रत्येक किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, फिर 7 मिनट आराम करेगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये एक व्यक्ति है जो यहाँ से बिंदु ए से यात्रा प्रारंभ करता है और फिर यहाँ पर वह 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर फिर वह 7 मिनट के लिए रुक जाता है, फिर चलना प्रारंभ करता है, फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर यहाँ पर 7 मिनट का आराम करेगा, फिर वापस से चलना प्रारंभ करेगा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यहाँ पर फिर आराम करेगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर आराम करेगा। कितने मिनट? 7 मिनट, ये तो आपको पता है। फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको पता है ना कि दूरी कितनी तय करनी है? 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और फिर आराम करेगा। फिर यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और वह पहुँच जाएगा, फिर आराम नहीं करेगा। आपको यही तो ध्यान में देना है ना कि यहाँ पर वो आराम कितनी बार कर रहा है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह आराम जो कर रहा है ना, वो 6 बार कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पर आराम किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर 3 बार हो गया, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 5 बार और यहाँ पर 6 बार। और अब आप दूरी भी देख लीजिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि जब वह 7 किलोमीटर की दूरी तय ही कर लेगा तो फिर आराम नहीं करेगा। वह पहुँच गया जहाँ उसको पहुँचना था, वहाँ पर वह पहुँच गया। तो यहाँ पर अब आपको यही तो ध्यान देना है ना कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगाएगा? तो 30 मिनट का तो समय लगाएगा ही, क्योंकि उसकी चाल है उसके अनुसार तो उसको 30 मिनट का समय लगेगा ही। लेकिन जब वह बीच में आराम भी कर रहा है तो इस कारण वह जब अपनी यहाँ पर बिंदु बी पर पहुँचेगा, यानी कि 7 किलोमीटर की दूरी तय कर कर यहाँ पर बिंदु बी पर पहुँचेगा, तो उसको यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। किस कारण समय ज़्यादा लगेगा? क्योंकि वह बीच बीच में रुक रहा है। और कितनी बार रुका है? आपने देखा कि 7 किलोमीटर की दूरी थी और प्रत्येक किलोमीटर पर वह 7 मिनट का आराम कर रहा था, तो वह 6 बार यहाँ पर रुका है। और यहाँ पर कुल समय कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 7-7 मिनट अगर हम यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर ये जो समय होगा ना, 7 का गुणा 6 से करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि 7 मिनट के लिए वह रुक रहा है, और 6 इसलिए करा गया है यहाँ पर गुणा क्योंकि 6 बार रुका है। तो समय तो कितना लगा है ना? 42 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ पर 30 मिनट का समय तो लग ही रहा है उसकी चाल के अनुसार, लेकिन 42 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगा है। तो कुल मिलाकर उसको कितना समय लगेगा? 72 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, ए, बी और सी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य का 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर प्रश्न में 3 व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता 2 यूनिट कार्य करने की है, तो बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट कार्य करने
की है और सी की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है। तो कार्य क्षमता से आपको ये समझना है कि यहाँ पर जैसे ए की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2 है ना, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ए जो है ना वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पर बी के अनुपात से भी तो आप समझ सकते हो कि बी की दक्षता एक दिन में कितना कार्य करने की है। बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है और सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो आपको ये पता लग गया है कि ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है, बी जो है वो 5 यूनिट कार्य कर सकता है और सी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। अब प्रश्न में तो ऐसा दिया हुआ है कि वह एक साथ कार्य करते हैं। जब वह एक साथ कार्य करेंगे तो क्या आप बता सकते हो कि वह एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं हम। हमें पता है कि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ए तो कितना कार्य कर देगा, 2 यूनिट कार्य करेगा, बी कितना कर लेगा, 5 यूनिट कर लेगा और सी कितना कर लेगा, 3 यूनिट कर लेगा। तो कुल मिलाकर ये तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे एक दिन में, ये आप इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ सकते हो। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 7 में 3 जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो तीनों की कार्य क्षमता का जब हम योग करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 यूनिट के बराबर। तो इनकी कार्य क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में ये 10 यूनिट कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य को जब एक साथ करते हैं ना तो कितना समय लग रहा है, 27 दिन का समय लग रहा है। तो कुल कार्य कितना होगा, अब आप यहाँ पर समझिए कि कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं, 10 यूनिट कार्य कर सकते हैं और 27 दिन तक अगर ये कार्य करते ही रहेंगे तो ये कितना कार्य कर लेंगे, 270 यूनिट कार्य कर लेंगे और 270 यूनिट ही क्या है, यहाँ पर कुल कार्य है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि कुल कार्य यहाँ पर कितना हो गया है, 270 यूनिट हो गया है। अब आप यहाँ पर आगे प्रश्न में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी और सी एक साथ उस कार्य का 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको ये पता लग गया है कि कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 270 यूनिट है। लेकिन अब कुल कार्य तो करना नहीं है बी और सी को मिलकर, कुल कार्य का 4/9 भाग ही करना है। तो हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं ना कि कुल कार्य तो कितना है, 270 यूनिट है, लेकिन इसका तो बस 4/9 भाग ही करना है। तो हम देख लेते हैं कि 4/9 भाग कितने कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 270 का 4/9 निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 9 से यहाँ पर 270 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 30 बार कटेगा और यहाँ पर 30 का गुणा 4 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, 120 यूनिट आ जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो कार्य बी और सी को दिया गया है वो कितना है, 120 यूनिट है। तो यहाँ पर अब हमें यही पता लगाना है कि इस 120 यूनिट कार्य को बी और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि बी और सी जो है वो मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में वह कितना कार्य कर लेते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता को हम जोड़ देते हैं। हमें पता है कि बी जो है वो 5 यूनिट कार्य कर सकता है और सी जो है वो 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बी और सी मिलकर कार्य कर ही रहे हैं तो वो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 यूनिट हो जाएगा। यानी कि वह एक दिन में तो 8 यूनिट कार्य कर ही लेंगे और कार्य उनको दिया गया है 120 यूनिट का। तो कितना समय लेंगे, 120 यूनिट यहाँ पर कार्य है उनके लिए और यहाँ पर उनकी क्षमता कितनी है, 8 यूनिट है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 दिन। तो उन दोनों को कितना समय लगेगा कार्य को करने में, यानी कि 120 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। पेट्रोल पर होने वाले खर्चे को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई है और कितना बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू और हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर जो कीमत है, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत है पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। हमें माननी होगी, लेकिन किस तरह से माने हम जिससे कि प्रश्न आसानी से हल हो जाए। 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 20% को तो हम प्रतिशत में, प्रतिशत है ना ये, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। लेकिन ये किसके बराबर होगा, हमें 20 तो लिखना ही होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में 100 लिख देंगे। इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं और जब इसको हल करा जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो 20% जो है वो किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ
हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो पेट्रोल की ओल्ड वैल्यू है यानी कि जो पुरानी कीमत है वो कितनी है, 5 यूनिट है। लेकिन अब तो वृद्धि हो रही है ना, कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 5 का 20% तो 1 के बराबर हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। पहले मूल्य 5 यूनिट था और 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। अब आप यहाँ पर समझिए कि पेट्रोल पर होने वाला खर्चा जो है वो समान रखना है, यानी कि जितना खर्चा पहले किया जाता था पेट्रोल के ऊपर उतना ही खर्चा अब करना है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो फिर तो खर्चा भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन खर्चे को तो हमें समान ही रखना है। और खर्चा समान तभी रह सकता है जब हम पेट्रोल की खपत कम करें, यानी कि पेट्रोल को कम यूज़ लें, कम उपयोग में ले। तो यहाँ पर हमें खपत का अनुपात निकालना होगा। और आपको ये ध्यान ही रखना चाहिए कि जब खर्चा समान होना और यहाँ पर कीमत का अनुपात है 5:6, यानी कि जो मूल्य है उसका अनुपात 5:6 है, तो इसी अनुपात का हम उल्टा लिख देंगे और वही होगा खपत का अनुपात, यानी कि उपयोग ली गई मात्रा का अनुपात। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 5:6 का उल्टा लिखेंगे तो 6:5 आ जाएगा। तो अब हमें तो आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो अब आप ये देखिए कि खपत में कमी तो हुई है, और कितने की कमी हुई है, पहले अनुपात 6 था और अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। क्योंकि पेट्रोल का मूल्य पहले 5 था अब 6 हो गया है, इसी कारण खपत भी 6 से 5 हो गई है। तो यहाँ पर जो कमी आई है वो तो कितने की आई है, अनुपात में 1 यूनिट की कमी आई है। हमें प्रतिशत में आंसर देना है, तो हम किस तरह से प्रतिशत में आंसर निकालें। हमें पता है ना 1 यूनिट की कमी हुई है तो 1 तो लिखना होगा, और हमें पहले वाली वैल्यू, पहले वाली खपत देखनी होगी कितनी है, 6 यूनिट है ना, तो यहाँ पर हम बट्टे में 6 लिखेंगे। पहले कितनी मात्रा यूज की जाती थी, 6 यूनिट की जाती थी, तो तुलना तो हम पहले वाली मात्रा से ही करेंगे ना, तो बट्टे में 6 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से ही करना होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। और यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर 100 में 6 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 16.66। और इस तरह से यहाँ पर ये प्रतिशत में आंसर आएगा। और आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 16.67%, तो यही सही आंसर होगा।